ये तो मैं बार बार कहता हूं कि जब जब देश के ऊपर, गरीबों के ऊपर, शोषितों, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, सर्व समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान रूपी एक इंसान की अवतार होता है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों को, सर्व समाज को, दुख को हरने के लिए इंसान के रूप में भगवान के अवतरित लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी भी क्षेत्र में कोई कठिनाई परेशानी होने वाला बरौली प्रखंड या बरौली नगर परिषद क्षेत्र में खड़े हैं, जहां गोपालगंज जिले के मंत्री जनक राम जी या जनक चमार जी हमारे सामने खड़े हैं, जो अभी बिहार सरकार में खनन विभाग के मंत्री हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी भारत सरकार का सबसे बड़ा एक योजना चल रहा है, एक मिशन चल रहा है, जिसमें हमारे भारत के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए रूस और यूक्रेन गए थे। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सस्ते दामों में हो जाती है, जिससे सरकार उन्हें अनुदान देकर जो गरीब बच्चे हैं, मतलब बेहतर बच्चे हैं, उन्हें दूसरे देशों में भेजकर शिक्षा ग्रहण कराती है। जो वहाँ युद्ध होने के कारण हमारे बच्चे वहाँ फंस गए थे, लेकिन हमारे भारत सरकार या बीजेपी की सरकार ने अथक प्रयास करके वहाँ से बच्चों को सुरक्षित घर वापसी कराई है। जिसमें बरौली के एक छात्र थे जिनका नाम है पुलकित, जो सरकार से रिक्वेस्ट किए थे कि हमें सच सुरक्षित बुला लिया जाए, इसलिए कि यूक्रेन में भारतीयों को बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। इसलिए हम कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को ये जरूर प्रोत्साहन देंगे कि इतना हमारा भारत का मतलब पावर इस समय मोदी जी के रहने से हो गया है कि कहीं अगर हम जहां खड़े रहते हैं वहां रूस भी बम गिराने से डरता है, यूक्रेन भी बम गिराने से डरता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की इस बात के लिए सराहना करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहिएगा? पुलकित वापस आए हैं, इसके लिए बरौली की जनता, बरौली के नगर परिषद अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। पुलकित का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे मंत्री जी खुद आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सा प्रयास करना पड़ा पुलकित को गोपालगंज के बरौली में लाने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से हम गोपालगंज जिला वासियों के सहित पूरे बिहार प्रदेश वासियों को हम कोट से बधाई देना चाहते हैं कि आपने पूर्व में इस बात को जिक्र किया है कि बिहार के या बरौली के या भारत के नौजवान आज यूक्रेन जा कर के पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि यही देश था, यही भारत था कि विश्व का गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया का देश कहलाता था। वह कौन सा समय था, कौन सा कालखंड था कि देश गुरु कहलाया, देश सोने की चिड़िया कहलाया। लेकिन 15 अगस्त 1947 लेकर के और अब तक कई सरकारें आई, लेकिन पूर्व के कालखंड में हमारा विश्व का गुरु भारत जो है कि कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो गया। कोटशा बधाई हम देना चाहते हैं कि देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को कि 14 में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के साथ में इतने सशक्त, मजबूत, ईमानदार, कर्मठ नरेंद्र मोदी जी को चुना। नरेंद्र मोदी जी के रहते 1 अरब 30 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में भारत के और बिहार के नौजवान जिस तरह से संकट के दौर से गुजर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पल पल मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके नेतृत्व में भारत के एक भी बच्चे कहीं असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। भारत की नहीं, हमारे पड़ोसी देश के भी अगर छात्र और छात्रा यूक्रेन में फंसे थे तो भारतीय तिरंगा झंडा का उन्होंने सहारा लिया। ये ताकत 1 अरब 30 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के और बिहार के 13 करोड़ जनता को उन्होंने आश्वस्त किया कि एक एक बच्चे को जब तक मैं सुरक्षित निकाल नहीं लूँ, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। 0 पॉइंट पर 4 मंत्री वहां काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री स्वतः मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आप बरौली में पुलकित अभी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मुझे लग रहा है कि परिवार तो खुश है ही, इनके स्वतः सुरक्षित आने से बरौली और गोपालगंज और बिहार के लोग भी प्रसन्न है कि मोदी जी के रहते हमारे देश के राज्य के घर के बच्चे कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो इसके लिए तो कोट से बधाई हम देशवासी, प्रदेशवासी, परिवारवासी नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। आप मेरी बातों को सुना, खुद पुलकित के मुखारबिंद से आप सुनेंगे। पुलकित जी खुद इतने प्रशंसा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि जितना प्रशंसा किया जाए बहुत कम होगा।
अच्छा सर, केवल प्रधानमंत्री को ही बधाई देंगे? उनके साथ और मंत्री भी हैं और भी सारे लोग हैं, केवल एक ही व्यक्ति काम करेंगे और लोग बैठे रहेंगे? सबको तो जनता ने चुनी है काम करने के लिए। 1 अरब 30 करोड़ जनता को नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। जैसे बिहार के 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता ने आशीर्वाद बिहार के सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया। नीतीश कुमार जी के मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य हूँ, तो पूरे परिवार जो काम करते हैं, पूरे देश की जनता ने आशीर्वाद मोदी जी को दिया, तो ये श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश के मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद या देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिला की जनता, नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में तो देश है, तो ये श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, आप खनन मंत्री हैं और हमारे यहाँ बालू की खनन हो रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवार को 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है घर बनाने के लिए, और 15,000 रुपया प्रति ट्रक पुलिस जहाँ से डोरीगंज से बालू लेके चलता है गोपालगंज तक, प्रत्येक थाना 1,000 रुपया ट्रक से लेता है। कहीं ना कहीं वो गरीबों का पैसा रहता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? क्या सरकार इसको नहीं देखती है? क्या सरकार शराब के जैसा हवाई जहाज, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रही है कि सरकार इसको नहीं देख रही है? क्या जनक राम जी रोड के माध्यम से नहीं आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं गोपालगंज? अगर रोड से गोपालगंज से, पटना से अगर गोपालगंज आते होंगे तो जरूर दिखती होगी कि जो हमारी पुलिस है सबसे ज़्यादा पेट्रोलिंग रोडों पर कर रही है। और काहे के लिए कर रही है आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। और 15,000 रुपया प्रति ट्रक बालू का दाम पुलिस के द्वारा बढ़ा दिया जा रहा है। हम खनन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस वालों ने भी डांक लिया है कि हमें इतना रुपया निकालना ही है? क्या कहना चाहिएगा सर? आपके सवाल का जवाब आप में ही छुपा हुआ था। देना ही होगा सर। और ये जवाब मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना जाता है। और खुशी होती है कि आप छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं नाजायज़ तरीके से, उसको आप लोगों ने बखूबी ध्यान दे करके और जनता के बीच में प्रकाशित करने का काम भी करते हैं। मैं इसके लिए कोट से बधाई दे रहा हूँ। जो अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जो आपने कहा, मुझे लगता है कि इस तरह के आपके चैनल के माध्यम से अगर कहीं प्रूफ आपको मिलता है तो स्वतः मुझे भेजने का काम करेंगे। 24 घंटे के ऊपर अंदर उनके अधिकारी के कार्रवाई नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। लगातार कार्रवाई हो रही है, सुशासन की सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मेरे रहते कोई गलत कर ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी खनन विभाग में बड़े बड़े पदाधिकारी, मेरे विभाग के छोटे से अधिकारी से बड़े से अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, सबके जिम्मेवारी बनती है। सब लोग जिम्मेवारी को अपने निर्वहन भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलतियां कुछ अधिकारी करते हैं तो उनके ऊपर सरकार कार्रवाई भी करती है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस तरह का कहीं अगर आपके नज़र में आता है तो आप उसको ज़रूर जनता के सामने उजागर कीजिए, सरकार के ध्यान में लाइए, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा सर, आपने कहा हमसे कि भारत विश्व गुरु कहा जाता था, उसमें कहीं ना कहीं पटना 1 नंबर पर था। उस समय भी, इतिहास काल में भी पटना 1 नंबर पर था और नालंदा विश्वविद्यालय भी 1 नंबर पर था। कुछ कारण था जिसके कारण हम लोग पीछे चले गए, उस सब बातों को छोड़ देते हैं। एक बात बताइए सर, जब बरौली से या गोपालगंज से बच्चे पढ़ने के लिए पटना और गोरखपुर जाते हैं, इसलिए कि पटना में शिक्षा बेहतर दिया जाता है, तो बस का भाड़ा 600 रुपया है और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने के लिए दिघवा दिघौली जाते हैं। क्या बरौली में उसे नहीं रोकी जा सकती है? क्या हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, वही ट्रेन जब सोनपुर में जाके 1 घंटा खड़ा रहती है लाइन क्लियर करने के लिए, तो उस 1 घंटा में 5 मिनट बरौली रुक जाने में उससे क्या दिक्कत है? क्या हमारे सरकार को दिक्कत है? क्या दिघवा दिघौली के लोगों ने वोट देकर गोपालगंज के मंत्री जी को और गोपालगंज के विधायक जी लोग को चुने हैं? क्या बरौली के लोग को इस पर अधिकार नहीं है कि इसे बरौली के लोगों को इस बातों से क्यों वंचित किया जा रहा है? आपके मांगे जायज़ है और मुझे लगता है कि यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब सिंसियर है, सब जागरूक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सभी हमारे प्रतिनिधि जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और आपका जो ट्रेन रुकने की बरौली में बातें आई है, वो ट्रेन भी रुकेगी, यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन भी चलेगी। मुझे तो कहने में संकोच नहीं होता है कि इसके पूर्ववर्ती सरकार जिसकी भी रही है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन परिवर्तित करने के लिए मोदी जी की सरकार ने किया, तो मुझे लगता है कि ट्रेन भी रुकेगी। आने वाले समय में थोड़ा सा और समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जिस तरह सिधवलिया में, थावे में, अन्य जगहों पे ट्रेन रुकती है, बरौली में भी रुकेगी। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सिंसियर है, जागरूक है और इसकी मांगें
बरसों से चली आ रही है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी वो सिधवलिया हो, बरौली हो, रतन सराय हो, जहाँ भी ये गोपालगंज जिले में हर स्टेशन पे यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन भी चलने की संभावना है, चलेगी भी। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, जैसे मतलब अच्छा ठीक है, अच्छा पुलकित जी आप बता दीजिए कि आप जब हमसे वीडियो कॉल बात किए तो हमें लगा कि आप फंस चुके थे, हमने आपकी बात उठाई, तो आप बताइए कि सरकार ने आपकी क्या क्या सहायता की है यहाँ तक लाने के लिए। सबसे पहले मैं भारत सरकार नहीं होती ऐसी सक्षम की जो डिसीजन मेकिंग पावर अगर उनका नहीं होता तो हम लोग कब यूक्रेन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। पहली बात ये थी कि जब हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे हम भेड़ बकरी हों, हमें बॉर्डर से निकलने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही यूक्रेन की गवर्नमेंट ये सुनी कि हमारे कुछ नेता मंत्री आ रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को जब 24 घंटे में 4-4 बच्चों को निकाला जा रहा था, तो वहाँ पे हर मिनट में 50 बच्चों को निकाले जाने लगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके पहुँचे, तो उसके बाद जैसे ही हम लोग भारत सरकार या एम्बेसी के हाथों में थे, हमें 1% दिक्कत नहीं हुई। जितनी भी दिक्कत थी बॉर्डर के पहले तक थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद खाना से लेकर रहने तक का सबकी व्यवस्था थी। तो इस बात के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना की है उतना कम है हमारे लिए। बनकर कि हमारे प्रधानमंत्री उस योग्य हमारे देश को बना दिए हैं कि हमसे मतलब हमारा हर जगह, हमारे बच्चों का हमारा हर जगह सम्मान किया जाता है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ये सब नहीं किए हैं। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी से और उनके मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो प्रति वर्ष रेलवे में 1 लाख वैकेंसी आया करता था, आज वैकेंसी नहीं आ रही है। इसका कारण हम मंत्री जी से पूछ लेते हैं और यही पर हम समाप्त कर देते हैं। बता दीजिए मंत्री जी, क्यों वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है? और वैकेंसी आ भी रहा है तो परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, और परीक्षा लिया जा रहा है तो 7 लाख रिजल्ट देने का बात करके और रेलवे में 3.5 लाख रिजल्ट दे दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रश्न आप ही कर रहे हैं, उत्तर आप ही दे रहे हैं, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। वैकेंसियाँ भी आ रही है, वैकेंसी फुलफिल भी किया जा रहा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, लोकल फॉर वोकल। आज विश्व स्तर पे जो भारत को सम्मान बढ़ा है, छोटे छोटे काम को कुटीर उद्योग लगा करके हम रोजगार दे सकते हैं। रोजगार लेने की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कुटीर उद्योग के माध्यम से हम अगर रोजगार देने की बात करते हैं, हम सैकड़ों दर्जनों बेरोजगार को रोजगार देंगे। भारत उस दिशा में आगे बढ़ रही है। जितने सरकारी नौकरियां, एक लिमिट नौकरी होती है, उस पर वैकेंसियाँ आती है, उस पर पढ़े लिखे नौजवान भरे जाते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में, प्राइवेट क्षेत्रों में जा करके आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग में लगा करके आपने देखा होगा कि बिहार हो या स्किल करके भारत सरकार ने कौशल विकास केंद्र चला करके उसको कई प्रकार की ताला बनाना, कंप्यूटर बनाना, गाड़ी चलाना, वो छोटे छोटे कामों को ट्रेंड करके उनको रोजगार दिया जा रहा है। उसी तरह बिहार सरकार ने आपने देखा होगा कि कौशल करके उद्यमी लोन दे रही है। महिला का, पुरुष का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सभी समाज को ऐसे बनाया जा रहा है। ये बनाने के बाद से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, नौजवान कहीं हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे भारत को सम्मान बढ़ा है। तो 1 अरब 30 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं भारत आश्वस्त किया है, नरेंद्र मोदी जी के रहते ये बेरोजगारी दूर होकर के ही रहेगा। अच्छा सर, भारत की जनसंख्या 1 करोड़ 30 लाख है। अभी मोबाइल पर रिंगटोन जब हम फोन लगाते हैं तो बोल रहा है कि 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं टोन गलत बोल रहा है सर। आपको 137 करोड़ आप बोल रहे हैं कि देश की जनसंख्या है, 175 करोड़ टीका लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं 30 करोड़ झूठ बोला जा रहा है सर। ये डबल ट्रिपल कई डोज होते हैं। तो कई डोज होते हैं, उसमें तो आपको बधाई देना चाहिए कि यही देश के कई ऐसे राज्यों ने हाथ खड़ा कर दिया था। ये तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्रों में, जब हम सर्दी बुखार तबीयत खराब होती थी, हमारा सही इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन कोरोना एक महामारी में 1 अरब 30 करोड़ जनता को उन्होंने समय रहते समयबद्ध तरीके से जिस तरह से वैक्सीनेशन का इजाद करके और घर घर डॉक्टर्स को, नर्सेस को भेज करके और वैक्सीनेशन करा दिया,
ये तो मैं बार बार कहता हूं कि जब जब देश के ऊपर, गरीबों के ऊपर, शोषितों, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों, सर्व समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान रूपी एक इंसान की अवतार होता है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों को, सर्व समाज को, दुख को हरने के लिए इंसान के रूप में भगवान के अवतरित लेकर के आए हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी भी क्षेत्र में कोई कठिनाई, परेशानी होने वाला नहीं।